नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिफन शर्मा। सुबह के 11 बज चुके हैं और 11 बजे हर दिन न्यूज रूम लाइव में आप बड़ी खबरें देखते हैं और बड़ी खबरों के साथ साथ हर खबर देश दुनिया से जुड़ी आपको बताते हैं, विस्तार से समझाते हैं। चाहे देश में ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो या फिर सियासत हो, सियासत के साथ साथ उपचुनाव का डंका भी पूरे देश में इस वक्त बज चुका है। कई राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी इस वक्त सियासत जबरदस्त मोड पर नजर आ रही है। तो अगले 45 मिनट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे पूरी सटीक जानकारी के साथ। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ खास सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर रहेगी, जम्मू के रेलवे स्टेशन को बम की कॉल मिली है, यानी कॉल आया है और कहा गया है कि बम से उड़ाएंगे। ये धमकी भरा कॉल जो है वो जम्मू के रेलवे स्टेशन को मिला है। आखिर पूरा मामला क्या है वो भी विस्तार से आपको समझाएंगे। बिल्कुल, इसी बीच कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो ट्रेन का एक सपना था वो भी अब साकार होने जा रहे हैं। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, 6 जून का दौरा उनका प्रस्तावित किया गया। इस हवाले से भी आपको पूरी अपडेट साझा करेंगे। तो साथ साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। पहले भी 22 जनवरी को 2024 में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन उस समय बाल रूप में ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो राम राजा के रूप में ये प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अभी किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, इन तैयारियों पर भी नजर डालेंगे। बिल्कुल, इसी बीच अब बात होगी कुछ ऐसे लोगों को लेकर जो कि भारत के अंदर रह रहे हैं लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं बनता। बात हो रही है बांग्लादेशियों को लेकर। 2000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को वापस उनके मुल्क, वापस उनके देश भेजा जा रहा है और ये मुहिम जो है वो लगातार जारी है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। बात देश के साथ साथ महाराष्ट्र को लेकर भी, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी के कई विधायकों ने अपनी पार्टी को छोड़ा है, एनसीपी को छोड़ा है। यानी शरद पवार के साथ जो दूसरी पार्टी अजित पवार की बनी थी उनके विधायकों ने पार्टी को छोड़ा है, जिसको लेकर अब शिकंजी जो है वो कहीं ना कहीं जो लटकती हुई पूरी तरह से अजित पवार की तरफ जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि अजित पवार और शरद पवार इस वक्त आमने सामने हैं और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों के बीच विलय हो सकता है इन चुनाव से पहले। क्या पूरा मामला है वो भी आपको आज विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए आज की पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू के रेलवे स्टेशन पर बम की जो कॉल है वो आई है, धमकी आई है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में बम होने की कॉल मिली है। ये कहा गया है कि वहां पर बम है। ये बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया है। ये तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू में जो तवी रेलवे स्टेशन है वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा के दायरे को बढ़ा दिया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बिल्कुल, इसी बात को लेकर आपको ये भी बता दें कि पुलिस जो है और सुरक्षा बल अपनी जांच में जुटे हुए हैं। सुबह सवेरे कॉल आती है जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं पैनिक का माहौल जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिसके चलते कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये कॉल रिसीव हुई, आईजी रेलवे, एसएसपी जम्मू, एसएसपी रेलवे और एसपी ऑपरेशन सहित कई पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और यहाँ पर सुरक्षा बलों द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। और तलाशी अभियान के दौरान कुछ ऐसा नहीं मिला, लेकिन पुलिस अब इस पूरी जांच के मामले में जुटी हुई है और ये कॉल कहां से आई है, किसके द्वारा की गई है, इसके पीछे मंशा क्या थी, इन तमाम चीजों को लेकर अपडेट किया जा रहा है और लगातार छानबीन जो है वो की जा रही है। लेकिन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के लिए पहुंचे या फिर जो यात्री जम्मू कश्मीर भ्रमण के लिए पहुंचे हैं या किसी भी रीजन के चलते जो यहाँ पर लोग हैं रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में या फिर विद इन द प्रीमिसेस ऑफ रेलवे स्टेशन, उन लोगों को कोई दिक्कत ना आए, वहाँ पर पैनिक ना क्रिएट हो, इन चीजों का खास ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल शिफन, अभी ऑपरेशन सिंदूर को भी भारत ने अंजाम दिया है, भारतीय सेना ने अंजाम दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की ये ऐतिहासिक सबसे बड़ी प्रक्रिया थी जिसको लेकर भारत ने जबरदस्त जवाब दिया था और उसके बाद हालांकि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन कुछ दिनों से विराम है। ये बड़ी अपडेट जम्मू तवी से हमारे साथ इस वक्त शिल्पा शर्मा जुड़ी हुई हैं पूरी जानकारी के लिए। शिल्पा, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर और अभी क्या वहां पर चल रहा है, किस तरह का माहौल बना हुआ है? देखिए, इस समय मैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे हूँ जहाँ पर बीती रात एक
कॉल आती है जिसमें ये बताया जाता है, एक व्यक्ति को कॉल की जाती है कि जम्मू तवी रेल स्टेशन पे जो है वो बम होने के बाद जो है वो कॉल रिसीव हुई। उसके बाद तुरंत जो है वो सुरक्षा बलों को सूचित किया जाता है, जहाँ पे एसएसपी जम्मू साथ ही साथ एसएसपी रेलवे, आईजी रेलवे और सहित आला अधिकारी यहाँ पर जो है वो पहुंचते हैं। बम डिस्पोजल की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंचती है और पूरी तरीके से बीती रात जो है वो सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी बम वाली जो यानी कि कॉल बताया गया था उस प्रकार से कुछ भी जो है वो रिसीव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला है। और इस समय की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर श्रद्धालु काफी ज्यादा, आप देखेंगे भीड़ यहाँ पर जो है, संख्या यहाँ पर जो रहती है श्रद्धालु की या फिर टूरिस्ट की, वो इस समय काफी ज्यादा जो है वो जम्मू रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलती है। और इस समय सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। हालांकि आप देखिए वहां पर जवान भी जो है वो तैनात है और पूरी तरीके से समय जो है वो निगरानी रखी जा रही है। मेन एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है वो जवानों को तैनात किया गया है और पूरी तरीके से इस समय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। क्योंकि देखिए इससे पहले की बात करें तो बीते काफी समय पहले जो है वो आतंकी गतिविधियां यहाँ पर जो है वो देखने को मिली है, जिसके चलते इस कॉल को जो है वो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है और इस समय सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा जो है वो टाइट कर दिया गया है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 6 जून को जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू के दौरे पर होने है, वंदे भारत ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखानी है, तो इससे पहले जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को इस समय जो है वो पुख्ता कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जम्मू के रेलवे स्टेशन पे इस समय जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल शिल्पा, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि इस तरीके की फेक कॉल्स आती हैं, कुछ एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स जो है जो यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं, उनके द्वारा इस तरीके की कॉल्स अक्सर हम देखते हैं की जाती है। अब इस पर कैसे काम किया जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है इस तरीके की कॉल से, क्योंकि वहां पर सर्च ऑपरेशन जब किया गया तो ना ही कोई बॉम्ब मिला, ना ही कोई ऐसी जो संदिग्ध चीज है वो बरामद हुई है। अब इस तक कैसे पहुंचा जाएगा कि किस मंशा से कॉल की और किसके द्वारा कॉल की गई? देखिए फिलहाल पूरी तरीके से समय जो है वो जांच की जा रही है कि किसके द्वारा ये कॉल की गई थी, क्योंकि पूरी तरीके से फेक कॉल थी, लेकिन इस कॉल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया गया है। इस समय आप देखिए कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा बहुत पैनिक जरूर देखने को मिलता है, लेकिन पुलिस के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो उस समय कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं पाई गई है। इस समय सिक्योरिटी आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो जम्मू रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट भी देखने को मिलती है। इस समय हालांकि हम अंदर जा नहीं सकते, लेकिन मेन एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं जहां से टूरिस्ट या फिर श्रद्धालु जो है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहां पर इस समय काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। शिल्पा, ये जो कॉल आया है उनका ये किस नंबर से आया है, ये अभी तक पता लग पाया है? किस नंबर से आया, कहां के लिए आया, किसने इस कॉल को रिसीव किया है, ये कैसे पूरी ये प्रक्रिया चली है, इसको जरा बताइएगा विस्तार से। क्या जानकारी है आपके पास, कोई अभी इनपुट निकलकर सामने आए हैं इस मुद्दे को लेकर? देखिए इस कॉल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ये फेक कॉल बताया जा रहा है। हालांकि किसके द्वारा किया गया है, कौन सा नंबर है, इस पर पूरी तरीके से समय जो है वो जांच की जा रही है। देखिए ये कॉल जो है वो एक सिविल को किया गया था, एक व्यक्ति को किया गया था, जिसने सुरक्षा बलों को जो है वो जानकारी दी और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से इस कॉल की जो है वो पुष्टि की जा रही है कि कहाँ से ये कॉल आया है, किसके द्वारा कॉल किया गया है और के पीछे का जो है वो मकसद क्या है। ओके ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू से सामने आ रही थी, जहां पर एक फेक कॉल आती है देर रात को और उसके बाद पैनिक का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन सुरक्षा बलों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये पूरा मोर्चा संभालते हुए वहां पर सभी सिचुएशंस को नॉर्मल कर दिया है। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। अब आगे बढ़ जाएंगे, कश्मीर टू कन्याकुमारी एक ट्रेन का नेटवर्क किस तरीके से होगा, इस पर हम सभी की नजर थी। कई देर पुराना जो एक लंबा सपना था पीएम मोदी का और भारतवासियों का, अब ये साकार होने जा रहा है। कुछ रीजंस के चलते लगातार कुछ देरी हो रही थी, लेकिन अब 6 जून का दौरा प्रस्तावित किया गया है। 6 जून को कटरा से ट्रेन को हरी झंडी पीएम मोदी दिखाने वाले हैं। तो 6 जून को पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और कटरा टू कश्मीर जो ट्रेन का एक सपना था वो साकार होने जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना और भारत को मुख्यता जोड़ देना, भारत के साथ जम्मू कश्मीर को, और सभी जो भारत के नियम हैं वो भी अब जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर तरीके से लागू होते हैं। लेकिन उसके बाद ये बयार, ये सिलसिला, ये जो गाड़ी थी रफ्तार की, वो यहीं पर नहीं रुक रही है। ये विकास के परिदृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, रेलवेज हो। खासतौर पर रेलवे की बात करें तो ये कश्मीर के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कश्मीर को सीधे भारत के बाकी भागों से जोड़ा गया है, सीधे ये रेल संपर्क दिया गया है, जिसका फायदा सीधे कश्मीर के लोगों को मिलना है। और क्योंकि रेल का उद्घाटन जो है वो हरी झंडी खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिखाई जानी है। कुल 4 दिन के बाद पीएम मोदी जम्मू आएंगे और जम्मू के कटरा से
मां वैष्णो देवी के पावन चरणों से इसका शुभारंभ होगा। वहां से रेल ये जो संपर्क है वो शुरू होगा। देखिए, कश्मीर के लिए दौड़ेगी ट्रेन। कटरा में कार्यक्रम का ये आयोजन होना है जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। बिल्कुल, इसी बीच में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पीएम मोदी द्वारा 6 जून की तिथि जो है वो तय हो चुकी है और जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे, आपको बताना चाहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पीएम मोदी क्या कहेंगे। बिल्कुल, और समय की बचत होगी। अब जब ट्रेन चलेगी तो क्या क्या फायदे जम्मू कश्मीर वासियों को, यहाँ पे भारतवर्ष के लोगों को होगी, वो एक एक कर आपको बताएंगे। देखिए, पहले 19 अप्रैल को ये कार्यक्रम होना था, 19 को नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ। 22 को एक बड़ा हमला हुआ, ये सबके सामने है। मौसम की खराब स्थिति से जो है उस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद पूरी जो स्थिति थी वो बदल गई थी। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस परियोजना में कुल 119 किलोमीटर के 38 सुरंगें बनाई गई हैं। तो एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया गया है पूरे जम्मू कश्मीर। 12.75 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है वो T49 बनाई गई है, टी शेप में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 12.75 किलोमीटर लंबी सुरंग T49 के रूप में बनाई गई है। और T49 जो है वो देश के सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। ये सबसे लंबी सुरंग का नाम जो है उसमें दर्ज कर चुकी है। इससे साथ ही सबसे ज्यादा मशहूर चिनाब ब्रिज 467 मीटर, जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज के तौर पर सामने आया। बिल्कुल, जो पेरिस का आईफिल टावर है उससे 35 मीटर ऊंचा ये ब्रिज नजर आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में। यानी जितना बड़ा पुल उतना बड़ा विजन है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रियासी में बनाया गया है और इस रेलवे पुल से ही रेल गुजरेगी। यानी कश्मीर के साथ साथ बाकी अन्य भागों के साथ, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, उधमपुर से बाकी अन्य जो इलाके हैं उनको सीधा जोड़ा जाएगा। सोहन कोहली हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, और इस दौरे को लेकर पूरी जानकारी भी हासिल करेंगे। वहां पर क्या तैयारियां हैं, ऑफिशियली किस तरह से तैयारियां शुरू हो रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त वहां पर क्या है। लाइव वैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोहन। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां इस वक्त कटरा में क्या रूपरेखा तैयार की गई है इस दौरे को लेकर, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कितना अहम मुद्दा है सुरक्षा कर्मियों के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो 19 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री का दौरा जो कटरा में दौरा था, उस वक्त हरी झंडी उन्होंने दिखानी थी, मगर जो मौसम की खराब के चलते जो पोस्टपोन किया गया था, उसके बाद जो है 6 जून को प्रधानमंत्री कटरा पहुंचेंगे। कटरा पहुंचने से पहले जो है दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज है वहां पे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। वहां से आकर फिर कटरा रेलवे स्टेशन पे आएंगे, वहां से हरी झंडी दिखाएंगे। वो जो वंदे भारत ट्रेन है वो कटरा से कश्मीर की ओर रवाना होगी। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ा एक तोहफा है, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो पहला दौरा है जो प्रधानमंत्री का, वो कटरा में पहुंच रहे हैं। और कटरा के लोग भी काफी ज्यादा बाहें फैला के यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उनको भी इंतजार है, क्योंकि कटरा की बात करूं तो कटरा एक ऐसी जगह है कि पूरा का पूरा जो यात्रा पे निर्भर है। कहीं भी कोई ऐसा अटैक होता है या कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा असर जो है वो कटरा के ऊपर पहुंचता। तो इससे पहले जो शिवखोड़ी में यहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ था, उसके चलते यात्रा में जो अपनी पटरी पे आने के लिए लगभग 6 महीने लगे थे, मगर उसके बाद जो है ये ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक को लेके कटरा में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो ये स्पेशली डिजाइन ट्रेन रहने वाली है, इसकी विशेषताएं क्या क्या रहेंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंटरनली हीटेड होगी, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं और कश्मीर में खास तौर पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। लोगों को कोई दिक्कत ना पेश आए, इन तमाम चीजों को लेकर कैसे ध्यान रखा गया है, कितना फायदा लोगों को होने वाला है, कैसे डिजाइन की गई है ये वंदे भारत ट्रेन। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं वंदे भारत ट्रेन वो है कि सबसे स्पेशल ट्रेन जो है वो डिजाइन की गई, सबसे जो अच्छी ट्रेन है वो वंदे भारत नाम दिया गया उसको। वंदे भारत ट्रेन है जो कश्मीर जाएगी, क्योंकि पहले श्रद्धालु जो जाते थे उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि रास्ते में मौसम खराब हो जाता तो 15 से 16 घंटे कश्मीर जाने के लिए लग जाते थे। मगर अब जो है बहुत जल्द जो श्रद्धालु जो है 6 जून को कटरा से कश्मीर की ओर रवाना होंगे और ट्रेन का सफर जो है वो 4 से 5 घंटे का रहेगा। 5 घंटे में कश्मीर जो श्रद्धालु जो है यहाँ से पहुंचेंगे, क्योंकि उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो ट्रेन का सफर जो है श्रद्धालुओं के लिए अहम रहने वाला है। बिल्कुल सोहन, ये भी बताइएगा जिस तरह से 22 अप्रैल को एक बड़ा हमला पहलगाम में हुआ, उसके बाद जो पर्यटक का एक जो ढांचा होता है उस पर काफी प्रभाव पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है, बहुत सारा नुकसान भी यहाँ के लोगों को हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का कटरा में दौरा, मां वैष्णो देवी के चरणों में आना और वहां से अपने संकेत देना, पाकिस्तान को जवाब देना, क्या ये इसके ये भी मायने हैं कि ये सीधा संदेश है
कि आप आइए, आप माता वैष्णो के दर्शनों के लिए आइए, आप घूमने आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री खड़े हैं। और जिस तरह से जवाब भारत ने दिया है पाकिस्तान को, उसके बाद तो पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पर आ गया है और ये भी साफ कर दिया है कि आगे कोई हरकत करेंगे तो ये एक्ट ऑफ वॉर रहेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कहीं भी जो जम्मू कश्मीर में कहीं भी कोई अटैक होता है तो सबसे जो असर जो है वो कटरा के ऊपर पड़ता है। मगर प्रधानमंत्री जब कटरा में पहुंचेंगे, हरी झंडी जो रेलवे स्टेशन से दिखाएंगे, उसके बाद जो है श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम में वहां पे जन संबोधन भी करेंगे और लोगों की बात भी सुनेंगे, क्योंकि कटरा के लोग भी बाएं फैला के बैठे थे कि प्रधानमंत्री कटरा में पहुंचेंगे, कोई आर्थिक पैकेज जो कटरा के लिए स्पेशल पैकेज वो देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कटरा के लोगों के ऊपर हुआ है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहन, हमारे साथ जुड़े आप। और कटरा के लोगों को बहुत उम्मीद है जो नुकसान हुआ है, हो सकता है उनके लिए कोई पैकेज या इस तरह का बड़ा ऐलान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जा सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बेसब्री से पूरा देश इस पल का इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे और ये बड़ी खबर जो है ये डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को मात दी है और नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में राउंड 6 में ये जीत उन्होंने दर्ज की है और कार्लसन को हराकर अपनी पहली जीत उन्होंने दर्ज की है गुकेश ने। और हार पर कार्लसन का रिएक्शन भी सामने आए हैं, उन्होंने इस हार के बाद अपना रिएक्शन यानी अपनी स्टेटमेंट भी सामने रखी हुई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज के छठे दौर में विश्व के नंबर 1 यानी कि नंबर 1 जो टॉप नॉच प्लेयर हैं, जिनका नाम की मैग्नस कार्लसन है, उनको हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। उसके बाद उनका रिएक्शन भी सामने आया और जब उनकी हार हुई तो कार्लसन ने मीडिया से भी बातचीत की, उनका रिएक्शन भी सामने आया, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को मात दे दी है। अब जो मैग्नस कार्लसन है वो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर थे, लेकिन इस बार उन्हें मात दी गई है डी गुकेश द्वारा। देश का नाम भी रोशन किया गया है, लेकिन जब वो हारे उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने तारीफ में क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाएंगे। बिल्कुल, एक युवा और प्रतिभाशाली युवक का भारत देश के, जिन्होंने भारत देश का परचम कई बार ऊपर किया है, तिरंगा ऊपर किया है और आज एक बार फिर से उन्होंने देश के दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को मात देते हुए ये बता दिया है कि भारत किसी से पीछे नहीं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और स्पोर्ट्स यानी खेलकूद ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है। यही वजह है कि आज हर युवा जिसका सपना खेलकूद में आगे जाने का है, चाहे वो क्रिकेट हो या किसी भी तरह का खेलकूद हो, उसमें आगे जा रहा है, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहा है और उससे अपना नाम भी रोशन कर रहा है, अपने परिवार और साथ साथ देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया जा रहा है। तिरंगे का मान रखकर इस काम को जो है वो किया जा रहा है। तो ये रही खेल की बातें, किस तरीके से भारत के गौरवशाली एक युवा खिलाड़ी ने भारत का नाम रोशन किया। लेकिन इसी बीच अब बात हरियाणा की करेंगे, जहां पर हरियाणा के अंदर अलग अलग तरीके से बड़े प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं और आज एक बैठक होनी है जहां पर हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी। कई मिनिस्टर्स, कई बड़े लीडर्स, कई बड़े चेहरे इसमें मौजूद होंगे और कुछ ही देर में हरियाणा निवास में ये अहम बैठक होने वाली है। तो एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है हर एक क्षेत्र में, चाहे बिजली है, युवा है, या फिर अगर हम कहें पानी की सप्लाई सुचारू तरीके से किस तरीके से पहुंचेगी, किसानों के हित में कैसे काम किया जाएगा, एक एक कर नायब सिंह सैनी जो है वो लगातार काम कर रहे हैं हरियाणा। बिल्कुल, देखिए कुछ ही मिनट बचे हैं और कुछ ही समय बचा है, उसके बाद ये हाई परचेज मीटिंग जो है वो हरियाणा के अंदर होनी है, जिसका नेतृत्व यानी जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से होने जा रही है और उन्हीं की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। बैठक में कई विभागों की परचेज पर मुहर लगेगी, यानी सभी विभागों को एक साथ झोली में रखकर आगे बढ़ाना है, उसको लेकर ये प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। संदीप गोयल हमारे संवाददाता हैं, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, थोड़ी देर के बाद ही ये बैठक शुरू होनी है, जिसमें खुद सीएम नायब सिंह सैनी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की और बहुत सारे मुद्दे होंगे विभागों को लेकर, जो परचेजिंग है उसको लेकर भी कोई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। कि विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, विकास के नजरिए से देखा जाए तो हरियाणा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और ये रफ्तार जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ रही है। आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण और इस बैठक के क्या मायने हैं, क्या आउटकम निकलने की संभावनाएं? शीतल, देखिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। 11:30 बजे का समय रखा गया है, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी अधिकारियों के साथ कई
विभागों के मंत्री जो है इसमें में शामिल होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात खाद्य आपूर्ति विभाग जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे किसानों की जो फसलें थी उनको खरीदने के लिए हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जो है इसमें की गई थी, और उसमें ज्यादा से ज्यादा किसानों का गेहूं या फिर अन्य जो फसलें हैं उनको सही उचित दामों पर उनका जो है खरीदा जा सके, सरकारी भंडारण में उसका जो है इस्तेमाल हो सके। और उसके बाद आज एक बार फिर बैठक हो रही है और ये तय किया जाएगा कि किसानों से क्या क्या चीजें जो है अब जो है आ चुकी हैं, कितना जो है उसको पैसा दिया जा चुका है, कितना और जो है सरकार की ओर से दिया जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बातचीत होनी है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा पानी को लेकर जो चल रही है सियासत, उस पर भी जुड़ा हुआ है। साथ ही इसमें हाई परचेजेस से जुड़े हुए मामले हैं। इसमें चाहे नए सरकारी जो रेट हैं उनको तय करना हो, चाहे फिर नई शराब नीति से जुड़ा हुआ पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे चर्चाएं थी, उसमें नया फैसला क्या कुछ हो सकता है। नए जो परचेजेस कमेटी है उसमें ये तय किया जाएगा कि कौन सा फंड कितने जो है वितरित करना है, कितना फंड कौन से विभाग को देना है, क्या क्या चीजें खरीदी जा सकती हैं, सरकार को किन किन चीजों की जरूरत है, इस तमाम चीजों का जिक्र इस बैठक में किया जाएगा। शीतल, संदीप देखिए, तीसरी बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हरियाणा में हैट्रिक लगाई है। दूसरी बार नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, वो मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार उन्होंने 2 बार एक के बाद एक हरियाणा की कमान संभाली है। अभी फिलहाल लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है कि इन उम्मीदों पर खरा उतरे। और लगातार बैठकें हो रही हैं अलग अलग तरीके से लोगों की, चाहे किसानों की हो, युवाओं की हो, खेल हो, या फिर अलग अलग क्षेत्र के अंदर लोगों की सुनी जा रही है। लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है वहां पर। तो अब आज की जो बैठक होगी, एक क्योंकि गर्मियों में हम देखते हैं कि अक्सर बिजली की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो अब इस बिजली की खपत को पूरा करने के लिए कैसे काम किया जाएगा इस बैठक में? देखिए बिल्कुल, पिछले दिनों हमने देखा था कि बिजली आपूर्ति बहुत ज्यादा बाधित रही थी और लगातार बहुत सारे कट या आंधी तूफान के खम्भों से गिरने से लेकर कई तक गांव में बिजली आपूर्ति जो है बाधित रही। ऐसे में किसानों को नुकसान हुआ है, चाहे फसल का नुकसान हो, चाहे फिर बिजली आपूर्ति होने से जो है फसलों को पानी ना मिल पाना हो। इन चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री की ओर से या फिर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी और 4 दिनों तक लगातार जो बिजली विभाग है उन्होंने अपने अपने अधिकारियों की और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी और ऐसे में उनको पूरी तरह से मैदान में उतारने का काम किया गया था। लेकिन उसके बावजूद 3 बार जो है हरियाणा में इस तरह की जो तस्वीर थी आंधी तूफान की, उससे बहुत ज्यादा किसानों को फसलों का भी नुकसान हुआ था, तो वहीं बिजली कट से भी परेशान किसान नजर आए थे। ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो सकता है कि बिजली आपूर्ति को कैसे रोका जा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इसकी सेवा पहुंचाई जा सके। हालांकि सरकार दावा कर रही है सरकार का दृढ़ निश्चय, संकल्प और विभागों की कार्यशैली, ये दोनों का तालमेल जब मिलता है तो विकास की राह आगे बढ़ती है। दोनों का तालमेल होना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस नजरिए से ये बैठक कितनी अहम है, क्योंकि विभागों के साथ सरकार का तालमेल बनेगा और जो लक्ष्य सरकार ने रखे उनको विभागों के जरिए पूरा किया जा सकता है। जैसे आपने बिजली की बात की, पानी की बात की, अन्य बहुत विभागों की बात की, तो क्या एक मजबूत आउटकम निकलने की यहाँ पर संभावना इस बैठक के बाद भी? देखिए शीतल, सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री जो अपना उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, जो विचारधारा लेकर चल रहे हैं और जो सरकार जो लोगों तक पहुंचाने का काम करे, जिन व्यवस्थाओं को, जिन योजनाओं को, उसमें सबसे बड़ी बात हम देखते हैं मुख्यमंत्री की एक खास नजर आती है कि पहले वो जो बैठकें लेते हैं उसके बाद वो फिर से एक बैठक लेते हैं ताकि ये जो आउटपुट आया है, जिस पर क्या कुछ जमीनी स्तर पर पहुंचे हैं, अधिकारी कौन से लेवल तक काम पहुंचा चुके हैं, इस तमाम चीजों का जिक्र जरूर उस दूसरी बैठक में करते हैं ताकि एक समीक्षा की जा सके और एक बाद में ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि कितना काम हो पाया है, कितना और बाकी जरूरी है। इन्हीं चीजों का जिक्र जो है हमने देखा है हर बार बैठक में मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आते हैं। तो पिछले 2 महीने पहले भी इस तरह की बैठक जो है चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी, जिसमें हाई परचेज कमेटी की बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद थे। किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था कि उनकी फसलों को, जो गेहूं की फसल थी, उनको कितने और कितना स्टोर करना है, कितनी परचेज सरकार कर सकती है, इसी पर बातचीत हुई थी। लेकिन आज उस पर भी समीक्षा हो सकती है कि कितना सरकार के पास फंड है और कितनी फसलें खरीदी गई हैं, स्टोर में कितनी फसलें अभी जो है सरकार के पास जमा हुई है। तो इन तमाम चीजों का जिक्र भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, ये जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और आज थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी हरियाणा की बेहतरी के लिए। और जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी अपने विजन को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार विभागों को साथ में लेकर चलकर विकास की जो गाथा है उसे लिखने की कोशिश हरियाणा में की जा रही है। आगे बढ़ेंगे अब बात उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की उस जगह की जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, यानी अयोध्या एक पावन स्थान है, एक पावन स्थल है जहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पिछले ही साल हुई थी। लेकिन उस समय बाल रूप में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बाल रूप में रामलला को वहां पर विराजमान किया गया था। लेकिन अब जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो राजा के रूप में होनी है, और राजा के साथ साथ उनके भाई लक्ष्मण हो या बाकी अन्य लोग हों, उनको भी विराजमान किया जाएगा। और ये बहुत खूबसूरत महोत्सव कुछ ही दिनों में देखा जाएगा, जिसको लेकर फिलहाल सरकार तैयारियों में जुट गई है। बिल्कुल शीतल, ये बहुत ही अच्छी खबर तमाम सनातन प्रेमियों के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए, मैं कहूँगी उत्तर प्रदेश के लिए, अयोध्या के लिए, क्योंकि 5 जून का ये समय और ये टाइम जो है, ये तिथि निर्धारित कर दी गई है। 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी और दूर से ही इस मंदिर की जो चमक है वो बिखरती नजर आएगी। अयोध्या में राम मंदिर का शिखर सोने से जगमगाएगा, जिसकी तस्वीर भी अभी फिलहाल अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इस बार जो है वो प्राण प्रतिष्ठा उनके भाइयों की, उनकी फैमिली और जो भी उनके फैमिली के सदस्य थे उनके साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे परिवार के साथ राजा राम जो है वो यहाँ पर विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनकी पूरी कैबिनेट है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन है। हर एक वो मजदूर, हर एक वो व्यक्ति जो यहाँ पर अपनी भागीदारी इस मंदिर के निर्माण के अंदर देना चाहता है। उमेश मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। उमेश, एक और बड़ा भव्य दिन, भव्य और दिव्य तरीके से 5 जून को एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वो 22 जनवरी 2024 का वो मंजर अभी भी हमारी आंखों के सामने है। एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बार फिर से दिवाली, होली, सभी त्योहार एक साथ मनाए जाएंगे। देखिए सिपोन, बिल्कुल 22 जनवरी 2024 को जिस तरह से तमाम आयोजन भव्य तरीके से किए गए थे और उसमें बाल स्वरूप प्रभु राम जी की जो स्थापना है वो की गई थी। अब एक बार फिर देखिए 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा होगी और कहीं ना कहीं राजा राम के रूप में वो विराजमान होंगे प्रभु, और उसके बाद जो है उनका जो पूरा राम दरबार है वो स्थापित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए कि सिपोन की जो प्रथम तल है वहां पर पूरा कार्य संपूर्ण हो चुका है। तो यानी जो पूरे मंदिर का जो परिसर है नीचे का, वहां पर जो प्रभु राम जी की जो मूर्ति स्थापित की जाएगी राजा राम की, और उसके साथ राम दरबार की स्थापना होगी। उसमें तमाम मूर्तियां हैं, माता जी की हैं, अन्य उनसे जुड़े यानी राम दरबार से जुड़े जो भी उनके पारिवारिक जन हैं, उन लोगों की पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। एक बार फिर अयोध्या में 5 जून को भव्य और दिव्य पूरी तरह से आयोजन किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शिरकत करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से अयोध्या को पूरी तरह से विकसित किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनमानस के लिए भी 5 जून को कोई असुविधा ना होगी। बिल्कुल उमेश, 5 जून 500 साल के बाद ये सुनहरा अवसर, और इस सुनहरे अवसर में ये सुनहरे पल जो है एक सुनहरी किताब के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बहुत खूबसूरत पल रहेगा और इसका इंतजार हमने पिछले 500 साल किया है। कितना खूबसूरत ये दृश्य देखने को मिलेगा, इसको लेकर अभी तैयारियां किस तरह की हैं, खासतौर पर सरकार की और बाकी उत्तर प्रदेश वासियों की, अयोध्या वासियों की? देखिए शीतल, कहीं ना कहीं ये बहुत लंबा वर्ष लोगों का इंतजार अब खत्म हुआ है। और कहीं ना कहीं जो स्वरूप राम जी के राम दरबार की जो स्थापना होगी वो कहीं ना कहीं सनातन के ऐसे ये मापदंडों को आयाम करेगी। और आने वाले समय में पीढ़ियों दर पीढ़ियों कहीं ना कहीं इसकी जो महत्व है, जो इसकी पूरी एक जो गौरव गाथा होगी वो लोग समझेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि लगातार कहीं ना कहीं अयोध्या में तमाम विकसित किए गए हैं विकास कार्यों को, उनको लगातार डेवलप किया गया। और मंदिर प्रांगण के आसपास का जो कार्यरत एरिया था, जो लगातार वहां पर काम चल रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं संपूर्ण किया गया है। तो अब फिर
एक बार 5 जून को जिस तरह से पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरे अभिजीत मुहूर्त में 11 बजे उस दिन तमाम कार्यक्रम होंगे। हालांकि कार्यक्रम 2 से 3 दिन चलना है, लेकिन 5 जून को खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है 528 वर्ष जो लंबा एक कहीं ना कहीं समय था, जो इंतजार था, अब वो खत्म हो गया है। लोग कहीं ना कहीं जो रामलला की भव्य और दिव्य जो पूरे राम दरबार की जो प्रतिष्ठा होगी उसका लोग दर्शन करेंगे कहीं ना कहीं। तो अब एक बार फिर से अयोध्या का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से विकसित हो चुका है और जो गुम्बद है वो भी तैयार हो चुके हैं। यानी जो कार्य है वहां पर युद्ध स्तर पे लगातार हालांकि काम भी चल रहा था और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि लगभग काम को पूरा कर लिया गया। बिल्कुल उमेश, इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा जब एक बार फिर से अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 5 जून का ये भव्य और दिव्य दिन रहने वाला है जब एक बार फिर से राजा राम जो है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर स्थापित होने वाले हैं। तो इसी बीच अब बात मौसम की करेंगे क्योंकि मौसम का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर बहुत ज्यादा मौसम का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बाढ़ है, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। पूर्व उत्तर राज्यों में भारी बारिश और कई ऐसी जगह है जहां पर की बाढ़ भी आ चुकी है। असम से लेकर सिक्किम तक काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बाढ़ और बारिश के कारण 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लोगों के लिए मदद जो है वहां पर पहुंचाई जा रही है। सेना है, एनडीआरएफ की टीम्स है, एसडीआरएफ की टीम्स है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वहां पर चल रहे हैं। बिल्कुल, मई का महीना आपने देखा था उत्तर भारत के राज्यों में जबरदस्त प्रकोप और बारिश, बाढ़, तबाही, तूफान, ये तमाम चीजें देखने को मिली थी। लेकिन अब जबकि जून का महीना शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है और अब नॉर्थ ईस्ट का इलाका यानी भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर जोरदार बारिश भी हो रही है। बारिश ने इस कदर वहां पर रूप ले लिया है कि सड़कें भी तालाब की शक्ल में देखने को मिल रही हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तेज हवाएं चल रही हैं, कई बादल भी फट रहे हैं और कई लैंडस्लाइड भी हो रहा है और इसी के चलते लोग फिलहाल इस वक्त त्राइमाम कर रहे हैं। बाढ़ बारिश के कारण 30 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक का हुई है। फिलहाल लोगों की मदद के लिए सेना और स्थानीय पुलिस भी लगातार कोशिश में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे बांग्लादेश के उन लोगों की जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, अवैध प्रवासी के रूप में रह रहे हैं और उन्हें भारत अब यहां से निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। और ये बड़े पैमाने पर इन लोगों को जो है वो चिन्हित किया जा रहा है, इन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद इन्हें यहां से भेजना या फिर इन पर क्या कार्रवाई करनी है ये कोशिश की जा रही है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कवायद गुजरात के सूरत से शुरू हुई और ये धीरे धीरे पूरे देश के अंदर बढ़ती गई। पाया गया कि बांग्लादेश के कई लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जो भी भारतीय राज्य हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ पर जितने भी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्याज रह रहे हैं, उनको वापस उनके घर का रास्ता दिखाने का काम अब प्रशासन कर रही है। सत्यापन प्रक्रिया के बाद बांग्लादेश जो है वो उन्हें रवाना किया जा रहा है और डर के मारे खुद बॉर्डर पर कई अवैध प्रवासी पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट ये है कि जो अवैध तरीके से भारतीय टेरिटरी के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, उन लोगों को पता है कि वो अवैध तरीके से रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं। वो खुद बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें वापस भेज दिया जाए, क्योंकि अगर उन्हें पकड़ा जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, सत्यापन प्रक्रिया जब होगी तो उसके बाद उनका अंजाम जो है बहुत ज्यादा बुरा होगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता ताबिश कवाल ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, आपसे जानना चाहूंगी, सत्यापन प्रक्रिया के बाद लगातार कुछ बांग्लादेशियों को वापस उनके घर का रास्ता दिखाया जा रहा है। रोहिंग्याज हैं, जम्मू कश्मीर में है, गुजरात में है, दिल्ली में भी है और उसी के साथ साथ कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में है। कैसे प्रक्रिया शुरू की गई और कैसे इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा? देखिए, सिंदूर ऑपरेशन के बाद से लगातार एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरीके से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें अवैध रूप से भारत के अंदर रह रहे जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी या अवैध रूप से किसी भी मुल्क के लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से इन लोगों को भारत से बाहर खदेड़ने की पूरी मुहिम चलाई जा रही है।
पहले भी सर्क इंटेलिजेंस लगातार इस बात को कहता रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की अलग अलग तरीके से मदद करते रहे हैं। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर जब विधानसभा चुनाव था तो यहाँ पर चुनाव के दौरान ये नारा बहुत जोर शोर से उठाया गया था। ये कहा गया था कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को अपने वोट बैंक के लिए दिल्ली के अलग अलग सरकारी जमीनों पर बसाया गया है। अब उन्हीं सरकारी जमीनों को खाली कराने का जो है बीड़ा दिल्ली सरकार ने उठा लिया है। लगातार दिल्ली के अंदर बुलडोजर गरज रहा है और ऐसी जो अवैध कॉलोनियां हैं जिन पर अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं उन सबको खाली कराया जा रहा है। हाल ही में हमने गुजरात में भी ये तस्वीर देखी थी। गुजरात में किस तरह से अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर के गुजरात सरकार की तरफ से पूरा एक टास्क फोर्स ऑपरेशन चलाया गया था जिसके माध्यम से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई थी और ये कोशिश की गई थी कि भारत के अंदर ये स्लीपर सेल के रूप में जो काम कर रहे हैं इनको यहां से हटाया जाए। और ये जो ऑपरेशन है चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य में अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। क्योंकि ताबिश, यानी कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर से ये निष्कर्ष निकलता है हमने लड़ाई लड़ी, बॉर्डर पर जीती, एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी, जीती और पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया और सीधा संकेत दे दिया कि दोबारा आतंकी हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ निष्कर्ष ये भी है कि भारत के अंदर घुसे हुए लोग हैं, उनके साथ भी एक लड़ाई है और ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, 2-3 दिन की लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई है। और न सिर्फ भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों के साथ बल्कि उन लोगों के साथ भी जो भारत में रहकर भारत की नागरिकता भी है उनके पास, भारत के रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। ये कितनी लंबी लड़ाई है और इसे कितना जरूरी है नियमित रूप से लड़ना रेगुलरली, ताकि हम बीच में इसे ना छोड़ पाएं और फिर से देश उसी जो है उसी जगह पर पहुंचेगा। तो कितना जरूरी है इसको लगातार लड़ना ताकि हम अंजाम तक पहुंच पाएं। देखिए शीतल, ये एक बड़ी चुनौती है एजेंसियों के लिए। भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि अवैध रूप से भारत में रह रहे तमाम बांग्लादेशी, रोहिंग्या और उन सबको, और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि इन लोगों ने भारत में किस तरह से अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और बैंक के खाते तक बनवा लिए हैं। ये जहां पर रह रहे हैं उन कॉलोनियों में बिजली के मीटर तक मिल गए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर इन सब कागजात बनाने में इनकी मदद किसने की, कौन ऐसा गिरोह है जो इनको हिंदुस्तान में ये सब कागजात बनाने के लिए मदद कर रहा है। ये तमाम इंटेलिजेंस के सामने, एजेंसियों के सामने सवाल खड़े हैं कि आखिर ये भारत के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं और प्रवेश करने के बाद इनकी मदद कौन करता है, इनके वोटर आईडी कार्ड कैसे बना दिए जाते हैं, इनके आधार कार्ड, इनके तमाम जो भारत के दस्तावेज हैं वो किस तरह तैयार हो जाते हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क भारत के अंदर काम कर रहा है और इस नेटवर्क पर कहीं ना कहीं अब एजेंसियों की पैनी नजर है और एजेंसियों की ये कोशिश है कि इस नेटवर्क के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर भारत के अंदर कितने गद्दार बैठे हुए हैं जो इन लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं। क्या वो लालच के माध्यम से कर रहे हैं या भारत के अंदर अशांति फैलाने के लिए कर रहे हैं। तो कई सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं इन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए, और ये बड़ी चुनौती भी है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा था कि दिल्ली के अंदर चैन स्नैचिंग या क्राइम की वजह यह भी है कि अवैध रूप से रह रहे ये लोग कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा देते हैं और हर राज्य में इस तरह से ये लोग क्राइम को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार अब इसलिए सख्त नजर आ रही है कि ये क्राइम रोकना बेहद जरूरी है, साथ ही भारत के अंदर बैठे इन गद्दारों को बाहर निकालना बेहद जरूरी है जिससे भारत की खुफिया चीजें बाहर तक ना पहुंचे। ओके ताबिश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक लड़ाई जो है वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के तहत लड़ी जा रही है। उसके बाद हमने देखा 22 अप्रैल का वो दिन था जब पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद से ये प्रक्रिया और तेज हो चुकी है। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और जो भी अवैध तरीके से भारत के अंदर रह रहे हैं उनको जो है वापस उनके मुल्क का रास्ता दिखाना काफी ज्यादा जरूरी, और अब लगातार ये ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया। इसी बीच बात महाराष्ट्र की राजनीति की होगी, जहां पर महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है। एनसीपी को एक और बड़ा झटका लग चुका है। अजीत पवार और शरद पवार ने अकेले में बैठक कर डाली है। तो इस बैठक में क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक और बड़ा झटका एनसीपी को लगा है महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही कहा आपने, और चुनाव बिल्कुल सामने है। जो स्थानीय चुनाव है, निकाय चुनाव है, वो भी महाराष्ट्र में होने हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में एक बहुत पुरानी परंपरा है गठजोड़ जोड़ की, और जोड़ तोड़ की जो परंपरा है वो काफ़ी पुरानी है। यही वजह है कि पिछले चुनाव में जब 2020 में चुनाव हुए थे तो उस समय भी ज़बरदस्त तरीके से जोड़ तोड़ हुआ था। एनसीपी से एक नई पार्टी निकली, शरद पवार गुट से अजीत पवार गुट निकला, और इसके साथ साथ शिवसेना से एक नई पार्टी निकली जिसने शिंदे गुट ने एक नया गुट बनाया, एक नई पार्टी बनाई और न्यायिक रूप से उन्होंने जीत भी हासिल की कि ये असली शिवसेना है।
उसके बाद इन चुनाव में क्या तस्वीर देखी वो भी आप सबके सामने। लेकिन अब जो समीकरण है वो फिर से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इरशाद महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। इरशाद, एनसीपी के 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, खासतौर पर अजित गुट के ये लोग हैं। इससे पहले शरद पवार गुट से भी कुछ बड़े नेता निकले हुए हैं जिन्होंने अजित पवार का दामन थामा है। कुछ अजित पवार के गुट से निकले हैं और कहीं और किसी तीसरी पार्टी का दामन थामा है। ये जोड़ तोड़ या जो ये गठजोड़ है, ये महाराष्ट्र की एक बहुत पुरानी परंपरा चल रही है जिसे आज भी ये सियासतदान निभा रहे हैं। हाँ शीतल, खासतौर से देख रहे हैं महाराष्ट्र में एनसीपी 2 धड़ों में जब विधानसभा चुनाव के बाद बटी थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि खासतौर से अभी चर्चाएं ये है कि शरद पवार और अजित पवार की नजदीकियां बढ़ रही है और दोनों एक साथ कई मीटिंगें और कई मुलाकातें हो चुकी है। और कल ही खासतौर से पूना के अंदर एक शुगर फैक्ट्री की मीटिंग के दौरान इंडस्ट्रीज की जो मीटिंग थी उसमें कई बड़े नेता जो राष्ट्रवादी के थे वो दिखाई दिए हैं, जिसमें अजित पवार और शरद पवार की टी ब्रेक के अंदर बातचीत भी हुई है 5 से 7 मिनट के अंदर। तो खासतौर से कहीं ना कहीं दोनों का एक साथ आना एक कहीं संकेत देता है कि ये दोनों एक साथ एक एनसीपी हो जाएंगे। और कहीं उनके जो भतीजे हैं शरद पवार के पोते रोहित पवार, उन्होंने भी एक संकेत दिया है, सस्पेंस बरकरार हो गया, एक सस्पेंस बन गया है कि उन्होंने इससे खासतौर से दोनों एक साथ आने की बात नहीं नकारी है। और उन्होंने ये बताया है कि सुप्रिया सुले के और अजित पवार के हाथ में है। अभी फिलहाल सुप्रिया सुले जो है विदेश के दौरे पर है, ऑल पार्टी डेलीगेशन में है और उसके बाद मुंबई आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। कई संकेत तो मिल रहे हैं और अब देखना ये है दोनों के बीच इस वक्त जो चल रहा है, क्या इससे ये माना जा सकता है कि दोनों में विलय होगा और एक ही एनसीपी फिर से दोबारा देखने को मिलेगी? और अगर एक ही एनसीपी नजर आएगी तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, कौन बड़ा चेहरा होगा? इरशाद, सुन पा रहे हैं क्या? आवाज साफ नहीं आ रही। अगर दोनों में विलय होता है तो कौन नेतृत्व करेगा, क्या तस्वीर बनेगी महाराष्ट्र में? खासतौर से देख रहे हैं कि विलय जो हुआ था पार्टी में और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है और नहीं, अब दोनों परिवार ये चाहते हैं कि दोनों परिवार में फूट ना हो और एक साथ रिश्ते बने रहे और एक साथ पार्टी में एनसीपी बरकरार रहे। यही अटकलें जो लगाई जा रही है और इसके साथ एक नया समीकरण यहाँ देखने को मिल सकता है। खासतौर से अजित पवार भी चाहते हैं कि पार्टी का जो मुखिया है वही रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, को वो केंद्र में भेजना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद, ये जानकारी आपने दी। इरशाद हमारे साथ बने हुए थे और फिलहाल नजर जो है वो महाराष्ट्र पर भी बनी हुई है क्योंकि एनसीपी बाकी अन्य दल जो है इस वक्त इस कवायद में जुटे हैं कि कैसे इन चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, अपना ग्राफ कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि सिंगल पार्टी का जब ग्राफ बढ़ता है तो तब उनका जो वर्चस्व है वो पूरे गठबंधन में बढ़ जाता है, सीट शेयरिंग को लेकर भी उनका वजन जो है वो बढ़ जाता है। अगली बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और ये यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा निकल कर आया है जिसमें अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है। कार और ट्रक की आमने सामने से टक्कर बताई जा रही है और इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का बाराबंकी इलाका है, रामनगर के अंदर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बहुत ही दर्दनाक मौत उनकी हुई है क्योंकि सड़क हादसे में अक्सर लोगों की इस तरीके से मौत होती है और ये आंकड़ा जो है हर दिन बढ़ता है। हर दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई सड़क हादसा पेश आता है। कार और ट्रक के बीच में ये टक्कर हुई, आमने सामने टक्कर हुई। ट्रक और अर्टिगा गाड़ी ये बताई जा रही है, जब जोरदार टक्कर हुई तो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, पूरी तरीके से गाड़ी जो है वो डैमेज हो गई। और इस मौके पर अर्टिगा के अंदर जो 3 पुरुष सवार थे और एक महिला भी उनके साथ थी, चारों के चारों लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। तो 3 पुरुष और 1 महिला अपनी जान गंवा बैठते हैं बाराबंकी के रामनगर के इस भीषण सड़क हादसे के अंदर, जहां पर मुख्यमंत्री ने घायलों को समुचित उपचार के निर्देश भी जारी किए।
चले न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।